हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन करियर लॉन्चर। और आप पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मॉडल में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर्स का रिजोल्यूशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, और उसके लिए आपको जो बेस लगेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का लगेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में ले लिया है। आप वो वहाँ से लर्न कर लीजिएगा। और हम नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? अब जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है यूनिट वेक्टर, वेक्टर तो है लेकिन कैसा है? यूनिट। और यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ वन है, और उसको कुछ ना कुछ क्या है? डायरेक्शन है। मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? वन रहेगा। ठीक है, तो वन रहेगा और उसको डायरेक्शन भी रहेंगी, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट। यूनिट मीन्स वन इन अ गिवन डायरेक्शन, और उसकी कुछ ना कुछ क्या रहेंगी? डायरेक्शन भी रहेंगी। इट्स कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। सपोज हमने कंसिडर किए पी बार नाम का वेक्टर, और उसे हम नॉन जीरो बोल दिए, मतलब जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर यूनिट की बात करेंगे तो वो वन होगा। देन द यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअली जितने भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं, लेटर्स कोई भी यूज़ करें, लेकिन इसके ऊपर में इस तरह का कैप लगाया जाता है। कभी कभी ये कैप लगाना हम भूल जाते हैं तो भी चल जाता है। तो क्या दिया है? इफ़ पी बार इज़ नॉन जीरो वेक्टर, पी बार क्या है? एक वेक्टर है और जिसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। देन द यूनिट वेक्टर, अगर इसके यूनिट वेक्टर की हम बात करेंगे, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार। पी बार नाम का ही वेक्टर, और उसी के डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको समझेगा, ये आपको रीड अच्छे से करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, इफ़ पी बार इज़ नॉन जीरो वेक्टर, मतलब पी बार नाम का क्या है? एक वेक्टर है, और उसका अगर हम यूनिट वेक्टर देखने वाले हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार, पी बार के ही डायरेक्शन में। तो पी बार नाम का वेक्टर का यूनिट वेक्टर और पी बार के ही डायरेक्शन में वो हम देखने वाले हैं, और उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। तो ध्यान दो, ये जो यूपी लिखा है वो क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर पी बार। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर पी बार, मतलब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है तो कौन से डायरेक्शन में होती है वो हम बोलते हैं। तो क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पी बार इज इक्वल टू दैट वेक्टर, मतलब कौन सा वेक्टर था? पी बार नाम का वेक्टर था, तो इसलिए पी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। पी बार अपॉन उसका क्या है? मैग्नीट्यूड। पी बार ये लिख दिया, और पी बार का मैग्नीट्यूड लिखते समय पी बार को हम मॉड में डालते हैं, और बिना मॉड से लिखना है तो सिर्फ हम पी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग पी बार इज इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मतलब पी बार नाम का वेक्टर और उसी का क्या है? मैग्नीट्यूड। हम ये यूनिट वेक्टर को दूसरे भी लेटर्स में शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है कैप किसके ऊपर में लगी है? यहाँ पर। तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है कौन से वेक्टर के अलॉन्ग में? कौन से किसके डायरेक्शन में? वी के डायरेक्शन में। यहाँ पर वी ही दिखता है अपने को, तो वी के डायरेक्शन में। अगर मैंने ये जो वी बार का मैग्नीट्यूड है इधर में इसके नीचे डिवाइड कर दिया तो वो वही हो जाएगा। अल्फा क्या है यहाँ पर? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वी बार इज इक्वल टू दैट वेक्टर, मतलब वेलोसिटी का सपोज टू बी वेक्टर है, और अपॉन में क्या आ जाएगा उसका? मैग्नीट्यूड, अपॉन मैग्नीट्यूड। तो हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वी बार इज इक्वल टू वी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार, हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर यूपी नाम का क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी बार है, वैसे यहाँ पर अल्फा क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वी बार है। ये एक बार से आपको नहीं समझेगा तो आपको एक बार और रीडिंग आपको इसकी लेनी पड़ेगी वो, और ये एक तरह का क्या है? फॉर्मेट ही है। और यूनिट वेक्टर जनरली कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि ये वेक्टर ही नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। लेकिन उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, हम सिंपली ऐसा ही कंसिडर करेंगे कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट मतलब वन होता है, उस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब इसको किस तरह से हम डिनोट वगैरह कर सकते हैं उसके बारे में हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला सिग्निफिकेंस, द यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर है क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है, और उसकी जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन ही होता है, मतलब यूनिट होता है। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस,
तो तीनों एक्सिस है एक्स, वाई और जेड, इनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, z direction of Cartesian coordinate system is represented by I cap, j cap and k cap. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। x, y और ये z। अब तीन डायरेक्शन हो गए, x एक्सिस की डायरेक्शन, y एक्सिस की डायरेक्शन और z एक्सिस की डायरेक्शन। तो इसके अलोंग में यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। आप उसका मैग्नीट्यूड 1 ही कंसिडर करेंगे। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको किस तरह से शो किया जाता है? आई कैप से शो किया जाता है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कैसे शो किया जाता है? जे कैप से शो किया जाता है। और अगर z एक्सिस के अलोंग में किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो वो k कैप से k कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तीन डायरेक्शन में तीनों यूनिट वेक्टर को i, j और k के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये सभी क्या है? स्टैंडर्ड्स है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ध्यान दो, द यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर हमें पता है वो क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय आई, जे और के, वो आई, जे और के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखो, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस जे कैप बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस के कैप बोल सकते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स डायरेक्शन का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जे एक्सिस इक्वल टू वाई डायरेक्शन का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इस तरह से यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस इक्वल टू जेड बार, मतलब वो वेक्टर और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब हमने लास्ट टाइम कुछ ऐसा पढ़ लिए थे कि एक वेक्टर को अगर मान लेते हैं, हमने क्या कर लिए है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वैल्यू 5, इसका मैग्नीट्यूड है 5। इन दोनों का काम अकेले ये वेक्टर कर सकता है। सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 10। तो देखो, इसका और इसका काम इस अकेले ने किया था, तो इसको हमने क्या बोले थे? रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम रिवर्स चलते हैं। रिवर्स चलेंगे तो कैसा करेंगे? अब अपने पास में एक वेक्टर अवेलेबल है, ये वाला, जिसका मैग्नीट्यूड सपोज टू बी 10 है, और इस 10 के वेक्टर को हमें क्या करना है? स्प्लिट अप करना है 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेक्टर में। तो मैंने ये एक वेक्टर ले लिया 5 का और ये एक वेक्टर ले लिया 5 का। इस तरह से मैंने क्या कर दिया? इस अकेले वेक्टर को इस तरह से मैंने स्प्लिट अप कर दिया है। तो ये जो स्प्लिट अप करने की प्रोसेस होती है, इसे ही हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब एक वेक्टर का काम अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेक्टर करते हैं और इस तरह का सिस्टम अगर हम फाइंड आउट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर का हम क्या करेंगे? कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द गिवन वेक्टर कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर कंपोनेंट। जो भी वेक्टर अपने पास में रहेगा उसको 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, सच दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज कंपोनेंट इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। तो जितने भी कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे उन सभी का काम मिलकर एक वेक्टर का होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 10 के वेक्टर को हमने 5-5 में डिवाइड कर दिए, मतलब 2 5-5 के
वेक्टर्स का काम अकेले वो वेक्टर कर रहा था, या फिर अकेले 10 वाले का वेक्टर ये 2 5 5 के वेक्टर कर रहे हैं। तो 2 5 5 के वेक्टर को डिवाइड कर दिया हमने, मतलब वो क्या हो गया, उसका रिजोल्यूशन हमने कर लिए है। When the component of the given vector at right angle to each other, then they are called rectangular components। देखो r बार नाम का एक वेक्टर है, इसको हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया 2 कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। इसको नाम दे दिया हमने आर वाई, इसको नाम दे दिया हमने आर एक्स। तो इसका काम इन 2 वेक्टर ने कर रहे हैं, मतलब हमने इसका क्या किया, इस वेक्टर का रिजोल्यूशन हमने कर दिया, या फिर इसके कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर दिए। अब इसके कंपोनेंट फाइंड आउट किए, लेकिन ये जो 2 कंपोनेंट हैं, ये आर वाई और ये आर एक्स, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री में हैं। तो जब 2 कंपोनेंट जो एक दूसरे को 90 डिग्री में रहेंगे तो उन कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से O से लेकर C ये क्या है, आर बार नाम का वेक्टर अवेलेबल था। हमने क्या कर दिया, C बार से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए एक्स एक्सिस पर, जिसको हमने A पॉइंट नाम दे दिया। C पॉइंट से ही हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए Y एक्सिस पर, जहाँ पर हमने B पॉइंट हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखो ये एक ट्रायंगल तैयार हो गया। इस ट्रायंगल को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके हिसाब से देखो आर एक्स ये क्या हो गया, O से लेकर A क्या है, आर एक्स। फिर ये वर्टिकल साइड ट्रायंगल की ये कितनी है, इसके अपोजिट है, मतलब ये आर वाई है तो ये भी क्या रहेगा, आर वाई। तो ये क्या हो गया आर एक्स, ये क्या हो गया आर वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। ध्यान दो अच्छे से, आप ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अपने को पता है कि ये क्या है आर एक्स, ये क्या है आर वाई। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ की हेल्प से तो अपने को क्या मिलने वाला है, आर बार। तो वही यहाँ पर लिखा है आर बार इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। अब इसको यूनिट वेक्टर वाले फॉर्म में लिखेंगे तो आर एक्स एक्स एक्सिस वाला है, तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ठीक है, यहाँ पर कैप नहीं लगाया है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, आपको ये समझना है। प्लस आर वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जे। तो इस तरह से आर बार इक्वल टू आई आर एक्स प्लस जे आर वाई होगा। यहाँ पर आई जे आर क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ ए सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ओ ए और ओ सी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, साइन थीटा भी यूज़ करेंगे और कॉस थीटा भी हम यूज़ करने वाले। ध्यान रखो ये वाला हम ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर बार एंड आर एक्स, जब भी मैंने बताया आपको कि 2 जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना था, थीटा था, तो आर बार और आर एक्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। उस तरह से जो ट्रायंगल बनता था वो कौन सा बनता था, ओ ए सी बनता था। उस ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा यूज़ करते, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, थोड़ा सा गेस कर लिया करो। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो बच्चों, ये ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा आपको पता है, ये क्या हो गया, थीटा। थीटा की अपोजिट वाली ये वाली साइड है, तो ये कौन सी साइड होगी, अपोजिट साइड। थीटा को लगकर ये वाली साइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। और जो बची वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा, और अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो हमें एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा। तो हमने कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो यूज़ किया। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। आप नाम बराबर देख लेना ट्रायंगल में। तो ओ ए क्या है, आर एक्स है, और ओ सी को क्या नाम दिए थे हमने, आर नाम दिए थे। वैसे ही साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो मैंने यहाँ पर लिख छोड़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो
तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू ए सी क्या होता है आर वाई है, डायग्राम देखोगे तो, और ओ सी क्या है आर बार है। ठीक है, अब ये जो आर एक्स है इसकी वैल्यू निकालना है, तो आर जो डिवाइड है इसको इधर में मल्टीप्लाई लेके जाएंगे, तो आर एक्स इक्वल टू ये आर इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही यहाँ पर देखो आर वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये डिवाइड वाला आर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है आर वाई इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा, तो आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने को यूज़ करना है। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे। फिर जो राइट हैंड साइड है इसका स्क्वायर करेंगे और इसके राइट हैंड साइड के स्क्वायर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो आर एक्स का स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर, ये आर वाई ले लिए आर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये आर कॉस थीटा ये ले लिया उसका स्क्वायर, प्लस ये आर साइन थीटा यहाँ पर ले लिया और उसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा स्क्वायर नहीं होता, इसे कॉस स्क्वायर थीटा ही कंसिडर कर दे, प्लस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म में से आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिए, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो ये ब्रैकेट की जगह हमने लिख दिए 1, आर स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया आर स्क्वायर होगा, और इधर में क्या बचा है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो साइड हम चेंज कर देते हैं, यहाँ का आर स्क्वायर ये लिख दिया और आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर ये लिख दिया। और यहाँ पर अगर हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ या यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेता, यहाँ का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा सिर्फ आर, और यहाँ का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा इसलिए जैसे कि वैसे यहाँ पर लिख दिया है। तो आर इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होता है। मतलब अपने को समझा कि अगर दो कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है आर इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होता है। बाय मिस्टेक अगर जेड एक्सिस भी लिए होते तो यहाँ पर प्लस आर जेड का स्क्वायर आ जाता। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए लेकिन उसकी डायरेक्शन बाकी है। ठीक है, तो डायरेक्शन बाकी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर डायरेक्शन निकालना है तो वहाँ पर टैन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब मुझे बताओ साइन बाय कॉस टैन होता है या फिर कॉस बाय साइन टैन होता है? क्या होता है, साइन बाय कॉस टैन होता है। इसीलिए देखो साइन वाले टर्म से हमने कॉस वाले टर्म को डिवाइड कर दिए, मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिए। तो ये राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 की अपॉन राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 की, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की अपॉन लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की। ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिए, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिए, लेफ्ट के अपॉन लेफ्ट, राइट के अपॉन राइट कर दिए। अब ये आर वाई बाई आर एक्स एज इट इज़, आर आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा हमने लिख दिया। इस तरह से टैन थीटा इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स आ गया है। अब थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो टैन को शिफ्ट कर देंगे इधर में, तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स, ये वैल्यू जैसे के वैसा। तो ये हो गया दो एक्सिस के लिए, एक्स और वाई के लिए। अगर जेड भी होता तो क्या होता, सिमिलरली इफ आर एक्स आर वाई आर जेड आर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर 3 कंपोनेंट होते, डायग्राम आप देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 कंपोनेंट मैंने ड्रॉ किया है आर एक्स और आर वाई, लेकिन अगर 3 कंपोनेंट 3 डायरेक्शन के होते, सपोज टू बी आर एक्स बार आर वाई बार प्लस और क्या है आर जेड बार, ये 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते, तो फिर जो आर बार है अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ये कैसा लिखा जाता, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता, आर बार इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। इसी को अगर हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आर एक्स आई कैप, आई आप सामने भी लिख सकते हैं या फिर पीछे भी, प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है, और इसके ऊपर से इन सभी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो गया आर इक्वल टू अंडर रूट में आई का कोएफिशिएंट क्या है आर एक्स उसका स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है आर वाई, इधर में लाओ
उसका स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट क्या है आर जेड, उसका भी क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट थे तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और 3 कंपोनेंट है 3 डायरेक्शन के तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, आर बार ये वेक्टर है और इसका मॉड दे दिए मतलब मैग्नीट्यूड। मॉड में वेक्टर लिखेंगे बार के साथ में, बिना मॉड से लिखना है तो सिर्फ वो लेटर लिखेंगे, आर था तो सिर्फ आर लिखेंगे। आज यूनिट वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तब तक के लिए सी यू।